माननीय वर्ग जी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, अन्य अधिकारीगण, विषय आज का अति गंभीर है। भारत का स्वर्णिम इतिहास या गौरवशाली अतीत, और ये बौद्धिक में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? आखिर हमको अपना ही अतीत जानने की क्यों ऐसा है कि हम बौद्धिक में जानबूझकर एक विषय रखते हैं और ये कहते हैं कि हमारा अतीत कैसा था? कारण मैं आपको बताता हूं। मुसलमानों के आक्रमण और सत्ता हथियाने के बाद, देश पर कब्जा करने के बाद जब अंग्रेज भारत में आया तो अंग्रेजों ने मुसलमानों से, मराठे उबर चुके थे, मराठों से ये सब किसी न किसी प्रकार से कब्जा किया। तो भूमि पर कब्जा होना और व्यक्तियों पर कब्जा होना, इन दोनों में फर्क है। भूमि के टुकड़े पर कब्जा कर सकते हैं आप, लेकिन जो संस्कृति संस्कार हैं, जो वहां की वैल्यूज हैं, उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इतना आसान नहीं। तो यह हुआ कि उन्होंने कुछ समितियां बिठाई और समितियां बिठाकर यह कहा कि ये जानो कि आखिर मुगलों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा 800 वर्ष लगभग शासन के हो गए और 800 वर्षों बाद भी हिंदवी स्वराज स्टैब्लिश कैसे हो गया? शिवाजी ने इतनी बड़ी सेना कैसे बना ली? मराठे मुगलों के ऊपर हावी कैसे हो गए? सत्य यह है कि जब अंग्रेज भारत में आया और वो दिल्ली की तरफ जा रहा था, तो उस समय इतिहासकारों ने लिखा कि नहीं साहब, अंग्रेजों ने मुसलमानों से सत्ता ली। ऐसा गलत है। अंग्रेजों ने मराठों से सत्ता ली। मराठे एक बड़ी शक्ति बन चुके थे और मुगल बादशाह उस समय वेतनभोगी बन चुका था और मराठा एक बड़ी शक्ति देश में थी, हिंदवी स्वराज स्थापित हो चुका था। तो यह हुआ कि भाई मुसलमानों के पूरे देश में सत्ता हासिल करने के बाद एक व्यक्ति एक गांव से उठा और उठकर उसने हिंदवी स्वराज का नारा दिया और ये फिर इकट्ठे हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में शासन करने के लिए अभी कुछ और भी चाहिए जो मिसिंग था वहां, वो कैसे लाया जाए? उसको लाने के लिए मैकाले नाम का एक व्यक्ति भारत में भेजा गया। उन्होंने उसको लॉर्ड मैकाले कहा, अपने यहां उनकी उपाधियां होती हैं। मैकाले भारत में आया। मैकाले भारत में पहला शिक्षा कमीशन बनकर आया, एजुकेशन कमीशन बन के आया, और उसको यह करना था, पहला काम उसका यह था कि भारत पर कब्जा, लोगों पर कब्जा कैसे किया जाए, लोगों को कैसे अपने साथ रखा जाए। जमीन पर कब्जा हमारा हो गया है, लेकिन लोग हमारे हो जाएंगे क्या? तो मैकाले ने एक टीम बनाकर रिसर्च करना शुरू किया, आखिर भारत का अतीत क्या? क्योंकि आपको अगर किसी का काट भी ढूंढना है, किसी के विषय में जानना है, तो आपको उसका अतीत जानना अति आवश्यक है। जिससे आपको युद्ध लड़ना है, जिसके ऊपर आपको हावी होना है, उसका अतीत जाने बगैर नहीं हो सकता। तो अतीत कैसे पता करें? मैकाले ने कमीशन बनाया और कमीशन बनाकर अतीत पता करना शुरू किया। तो वो कहता है, जब मैकाले की रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की और उसने कहा कि मुगल 800 वर्षों में भी यहां पर कब्जा करने के बाद इस देश को वो अपने कब्जे में नहीं कर पाए, जबकि खाड़ी के देशों में 150 वर्ष सिर्फ लगे थे और उन 150 वर्षों में इस्लाम कबूल हो चुका था और वहां की संस्कृति संस्कार खत्म हो चुके थे। और भारत पर 800 वर्ष शासन होने के बावजूद भारत पर मुगल पूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर पाए, और शक्ति से कर लिया लेकिन लोगों को मानसिक रूप से गुलाम नहीं कर पाए। उसका कारण था भारत में भारत के लोगों की वैल्यूज, भारत का अतीत। भारत में जो महान संस्कृति पैदा हुई, महान योद्धा पैदा हुए, राष्ट्रत्व के लिए मरने जीने वाले लोग पैदा हुए, जो अपने से ज्यादा राष्ट्र को महत्व देने वाले लोग थे, सबसे प्रथम राष्ट्र के रूप में आने वाले थे। उन लोगों की वजह से, उनकी
संस्कृति की वजह से, उनके संस्कारों की वजह से उन्होंने कभी मुगलों की गुलामी स्वीकार ही नहीं करी। शक्ति के आधार पर जितने दिन उनका चला उतने दिन चला, और जैसे अवसर मिला, इसलिए भारत में बहुत सारे लोग आए, हूण आए, ये आए, वो आए, बहुत सारे इतिहास आप पढ़ते होंगे। लेकिन हर बार भारत स्वतंत्र हुआ, और भारत स्वतंत्र होकर उसने पुनः स्थापित करी। आज विश्व की अगर कोई एक संस्कृति जीवित है जिसका इतिहास पता नहीं है कि वो कब से है, वो सिर्फ भारत है। आप बता दीजिए कि क्रिश्चियन कितना पुराना इतिहास है? 2000 साल पुराना। मुसलमान कितना पुराना इतिहास है? 1500 साल पुराना। आप बता दीजिए, हमारे में से ही एक ग्रुप निकला हिंदुओं का ही, जिन्होंने अपने आप को शायद अलग रिलीजन कहना शुरू कर दिया है, हम उनको अपना ही मानते हैं, अपना ग्रुप मानते हैं। बहुत कितना पुराना इतिहास। लेकिन भारत का जो हिंदुत्व है उसका इतिहास कितना पुराना किसी को नहीं मालूम। सिर्फ गाथाएं हैं, सिर्फ इतिहास है। भगवान राम कब हुए, ये सबकी अपनी अपनी कालगणनाएं हैं। कोई कहता है 5000 साल, कोई कहता है 15000 साल, कोई कहता है 10,000 साल। ये क्यों ऐसा कहते हैं कि महाभारत का काल एग्जैक्ट नहीं मालूम, रामायण का काल एग्जैक्ट नहीं मालूम? सब अपनी अपनी तरह से क्लेम करते हैं। इसलिए क्योंकि इतनी पुरानी संस्कृति हो चुकी है कि अब वो पीरियड अननोन हो गया। अब अपने क्लेम है, रिसर्च है, क्लेम है लोगों के, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। अंग्रेजों ने उस पर काम करना शुरू किया तो वो ये कहते हैं कि भारत इतना समृद्ध है कि भारत का एक शहर सूरत की वो चर्चा करता है, कहता भारत का एक शहर सूरत 10 लंदन से ज्यादा, अगर 10 लंदन बसाए जाएं तो उससे ज्यादा समृद्ध अगर कोई शहर है भारत में तो वो सूरत है, ऐसे कहता है। कहता है कि भारत में जो विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, तो वो कहता है कि भारत में धन की आवश्यकता नहीं। उससे पूछा गया कि भाई ये विश्वविद्यालय महाविद्यालय बता रहे हो कि भारत में खुले हुए हैं, गुरुकुल परंपरा यहां पर चलती है, और ऐसा क्लेम किया गया कि लगभग 40 या 42 उसके सब्जेक्ट हैं जिनमें लोग पीएचडी करते हैं। आज की भाषा में महारथी हैं, उसके मेटलर्जी के महारथी हैं, खगोल शास्त्र के महारथी हैं, पृथ्वी शास्त्र के महारथी, ह्यूमन साइंस के महारथी हैं, शरीर विज्ञान के महारथी हैं। शरीर का अंग ये नब्ज पकड़कर बता देते हैं कि शरीर में कहां क्या गड़बड़ है, व्यक्ति की शक्ल देखकर बता देते हैं इसको कोई समस्या है। बोले ऐसे महारथी भारत में पाए जाते हैं। ऐसे महान देश भारत में हम बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकते, हम बहुत दिनों तक कब्जा यहां नहीं कर सकते। अब मैकाले जब ये कहता है कि ऐसे महान देश पर जिसकी संस्कृति इतनी पुरानी है और इतने समृद्ध लोग हैं, मानसिक रूप से समृद्ध हैं, वैज्ञानिक रूप से समृद्ध हैं, खगोल शास्त्र में समृद्ध हैं और धन से भी समृद्ध हैं, यानी कि 800 वर्षों तक मुगलों का, मुसलमानों का शासन होने के बाद भी भारत की जीडीपी संसार की सबसे स्ट्रांग जीडीपी है। जब अंग्रेज आया, आपको पता है जब अंग्रेज गया था यहां से लूट कर, तब $1 1 रुपया बराबर था। जब वो लूट चुका था भारत, 1000 वर्ष लूटा गया, 1000 वर्ष लूटने के बाद भी भारत का 1 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर था। तो आप सोच सकते हैं लुटा हुआ भारत विश्व में सबसे स्ट्रांग था, लुटा हुआ भारत। तो फिर ऐसा क्या था? मैकाले कहता है कि भारत की एक खास बात है, सभी राष्ट्रों के बनने की एक खास बात होती है। भारत के पूर्वजों ने इतना काम किया है राष्ट्र बनाने में कि उतना काम हम कोई सोच भी नहीं सकते जितना काम यहां पर हुआ है। वो कहता है कि भारत का निर्माण वैल्यूज से हुआ है, सिद्धांतों से हुआ है। ये सिद्धांत ही भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। वो बताता है, आप देखिए अमेरिका, आज का अमेरिका, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी फिलॉसफी है। उसकी फिलॉसफी है कि वो धन से इकट्ठे होते हैं, उनको धन के अलावा कुछ नहीं भाता, उनका कोई रिलीजन नहीं, उनका कोई सिद्धांत नहीं, उनका एक सिद्धांत है पैसा। आज भारत से उनको धन मिलेगा तो भारत दोस्त है, कल अमेरिका वो उनको खाड़ी से मिलेगा तो खाड़ी दोस्त है, परसों अफगानिस्तान से मिलेगा तो अफगानिस्तान उनका दोस्त है। उनका कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं, सिर्फ धन उनका दोस्त है।
ये वहां के लोगों की मानसिकता है। और ऐसे अपॉर्चुनिस्ट संसार भर में कहीं से भी पैदा होते हैं, वो अमेरिका चले जाते हैं। भारत में भी ऐसे होते हैं, उन्होंने कहा हमारा लड़का भाई कुछ पैसा पैदा करे, ये करे वे करे, कहा अमेरिका भेजेंगे। अपॉर्चुनिस्टों की जो लैंड है वो अमेरिका है, उनको अपॉर्चुनिटी के अलावा कुछ नहीं, आपसे लाभ मिलेगा आपको लेंगे, आपसे नहीं मिलेगा नहीं लेंगे। ऐसे अमेरिका का निर्माण हुआ। फिर वो कहता है कि जो यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोप के छोटे छोटे कंट्री हैं लेकिन संस्कृति उनकी एक है, ईसाई संस्कृति है, तो उनके टुकड़े हो गए, लेकिन वो आज भी इकट्ठे रहते हैं। यूरोपियन यूनियन बना के रखते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग रखते हैं। चपलता, चपलता, चपलता से मतलब किसको कैसे चीट किया जाए, कैसे मूर्ख बनाया जाए, और मूर्ख बनाकर उसका धन कैसे हमारे हाथ में हो और उसके ऊपर कैसे कंट्रोल हो, ये उनकी संस्कृति है, ये उनका सिद्धांत है। वो आज भी विश्व में यही करते हैं। खाड़ी, खाड़ी में एक रिलीजन के नाम से, संप्रदाय के नाम से, उनको कोई मतलब नहीं, जीना है मरना है, क्या है अच्छा है खराब है, इकोनॉमी कहां जा रही, खत्म हो रही, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो क्या समस्या होगी, कोई मतलब नहीं। वो इकट्ठे होते हैं एक संप्रदाय के नाम से। अब वो संप्रदाय की सोच 1500 साल पुरानी है, आगे और 1500 साल चलेगी, लेकिन सोच नहीं बदलने वाली, वो वैसे रहने वाले, क्योंकि उनका निर्माण ही एक सोच से हुआ है और उनको मानवता से कोई लेना देना नहीं। तालिबान कब्जा कर लेगा अगर अफगानिस्तान में, तो हिंदुस्तान में उस मानसिकता के लोग उनकी तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि मानसिकता मिल रही है, विचार मिल रहा है। तो एक विचार है, वो रिलीजन उनके जोड़ने का आधार है, रिलीजन का एक पैगंबर उनको जोड़ने का आधार है। अब सवाल पैदा होता है कि भारत क्या है, भारत कैसे एक होता है? तो मैकाले कहता है कि भारत एक होता है उसकी परंपरागत वैभवशाली इतिहास में जो सैद्धांतिक मूल्य तय किए गए, उन मूल्यों के आधार पर भारत एक होता है। इसलिए उन मूल्यों के रूप में उन मूल्यों को एक जगह संहिताबद्ध किया गया, जिनको वेद कहते हैं। वेद का निर्माण किसने किया पता नहीं, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के लोगों ने उस पर लिखा, लेकिन उसमें सिर्फ सिद्धांत लिखा। और संसार की अगर कहते हैं कि जो वेद में नहीं है, तो ये मान के चलो कि वो है ही नहीं। इस पूरे भूमंडल पर, इस पूरी के पूरे खगोल पर अगर वेद में नहीं लिखा, तो मानकर चलिए कि वो चीज होगी नहीं, वो पैदा ही नहीं हुई, वो चीज है नहीं। अगर किसी ने बनाई है तो थोड़े दिनों में उनकी थ्योरी फेल हो जाएगी। ऐसे वेद, उसमें विज्ञान लिखा, उसमें सिद्धांत लिखा, उसमें वैल्यूज लिखी, कैसे होना चाहिए, और उन वैल्यूज से लोगों को तैयार किया। अब भारत की विविधता है, लोग कहते हैं भारत विविधता में एकता। भारत की विविधता क्या है? क्या हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होना विविधता में एकता है? ऐसा नहीं है। जो लोग भी इस तरह का आरोप लगाते हैं कि भारत की एकता ये रिलीजन इकट्ठा करने पर, ऐसा नहीं है। भारत की विविधता क्या, और भारत की विविधता में एकता का सूत्र क्या, वो हमारे पूर्वजों ने दिया। भारत की विविधता की एकता का सूत्र है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और वो भाषाएं आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर प्रांत की भाषा बदलती है। हम लोग एक सिद्धांत लेकर चलते हैं, 1 मील पे पानी बदले 3 मील पे वाणी। हर 1 मील पर, यानी कि 1-1.5 किलोमीटर में पानी का स्वाद बदल जाएगा, और हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाएगी। 5, 7, 8 किलोमीटर पर भाषा। आपके शहर फर्रुखाबाद में, शहर के लोग, गंगा पार करो उसके लोग, कायमगंज चले जाओ उसके लोग, फतेहगढ़ चले जाओ उसके लोग, फतेहगढ़ से नवदिया चले जाओ, बहुत दूर नहीं, भाषा देख लीजिए। आपको अगर कोई भाषाओं पर ध्यान देने वाला व्यक्ति है तो भाषा पकड़ लेगा कि मोहम्मदाबाद का है ये, कि ये कायमगंज का है, कि ये शमशाबाद का है, कि ये गंगा पार के राजेपुर का है, कि ये फतेहगढ़ का है, कि फर्रुखाबाद के अंदर का। फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद की भाषा में फर्क है। क्या है कि ये सिद्धांत हमारे पूर्वजों ने कहा कि भाषा बदलती है, उसकी एक बेल्ट होती है। तो भाषाएं भारत में बदलते बदलते इतनी बदल जाती हैं कि तमिल और मलयालम
तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी, गुजराती, बदलती चली जाती है भाषा। पंजाबी और हिंदी में भी, हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, कितनी भाषाएं हिंदी में निकल गई। हम एक दूसरे की भाषा नहीं पहचानते, फिर भी हम एक हैं। ऐसा क्या है? हमारे खाने पीने का तरीका अलग है। आप उत्तर से दक्षिण में चले जाएंगे, पूरब से पश्चिम चले जाएंगे, तो आपको खाने पीने का तरीका बदला हुआ मिलेगा, पूरा बदला हुआ मिलेगा। कोई यूं खाएगा तो कोई यूं खाएगा तो कोई यूं खाएगा। अब देखो, कोई पत्तल पर खाएगा तो सब लबेड़ कर लोग कह रहे हैं ये क्या छीछा लेतन मचा के रखी, सब देखो गबड़ा गबड़ा कर लिया। और इधर उत्तर भारत में वो 20 ठो कटोरी रखकर बैठेगा तो वो कहेंगे ये क्या जरा जरा सा ड्रामा करके रखा है तुमने कटोरी में, खाना ही तो है, इकट्ठा स्वाद लो मिलाकर है। तो भाषाएं अलग, खाने पीने का तरीका अलग, पहनने ओढ़ने का तरीका अलग। अब देखिए, भगवान राम, रामायण पूरे देश में बोली जाती है। अब उत्तर भारत में रामायण देखोगे तो वनवासी राम दिखते हैं। कैसे? वनवासी वेशभूषा रखे होंगे, धनुष बाण रखे होंगे, माता सीता को भी वैसे वस्त्र पहनाएंगे, लक्ष्मण भैया को भी वैसे वस्त्र पहनाएंगे। अब आप दक्षिण की रामलीला देखेंगे तो वहां राजा राम है, ये बड़ी बड़ी मूछे, ये वो लगाए हुए हैं, घाघरा पहने हुए हैं, बड़े सुंदर वस्त्रों में रामलीला चलती है। कभी दक्षिण की रामलीला देखिए, उस पर देखिए, यूट्यूब पर डालकर दक्षिण की रामलीला, तो राम वहां वनवासी नहीं है, राजा राम है। उन्होंने उनको राजा राम स्वीकार किया है कि भैया ये तो राजा राम है, हमने इनको राजा माना है। उत्तर वाले आज भी उनको राजा नहीं मान पाए, उनको वनवासी राम ही मान। आप पूरे देश की रामायण देखेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि भगवान राम का एक चरित्र, लेकिन अलग अलग वेशभूषाओं में अलग अलग तरीके से उनका श्रृंगार होता है और उनकी पूजा पाठ होती है, लेकिन फिर भी भारत एक। ये विविधता है। क्या? ये विविधता है भारत की, कि ये इतनी सारी भाषाएं अलग। संसार में अगर यूरोप में जितनी भाषा नहीं बोली जाती उससे ज्यादा हमारे यहां बोली जाती है। संसार की सारी भाषाएं एक तरफ रख दो, उतनी भाषाएं अकेले भारत में बोली जाती। संस्कृतियां, पहनावा, उड़ावा, बोलना, चालना, रहना, ओढ़ना, कोई पैंट पहनता है तो कोई धोती पहनता है तो कोई लुंगी लपेटता है, सब। तो फिर वो कहता है कि फिर ये एक कैसे, ये इकट्ठे कैसे हो रहे हैं? तो कहते हैं कि सिद्धांत एक है और सिद्धांतों का पालन करते हैं। सिद्धांत कहां है? वेदों में। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए, पूरे देश में चलते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम। भारत पर अगर भाषा का प्रभाव है तो संस्कृत का है। हर एक भाषा में संस्कृत मिली हुई है, इसलिए संस्कृत हमारी एक वैज्ञानिक भाषा डेवलप करके रखी, और वो वैज्ञानिक भाषा पूरे देश को जोड़ती है, और वेद पूरे देश में पढ़े जाते हैं। अब वो तमिल हो तो, कन्नड़ हो तो, मलयालम हो तो, पंजाबी हो तो, गुजराती हो तो, या वो कोई भी हो, वेद पर कोई डिस्प्यूट भारत में नहीं। वेद में लिखे हुए सिद्धांतों पर भारत में कोई डिस्प्यूट नहीं। अब वो सिद्धांत हमने धारण किए अपने तरीके से। वो कहते हैं ना कि भाई दो लोग दौड़े, एक दूसरे वाहन से, एक दूसरे वाहन से। अब वो कहता है कि हम किसी से चलें, तुम्हें क्या लेना देना, हम तुम्हें वहां मिलेंगे। तो मिलना क्या? जो भारत की वैल्यूज हैं, जो भारत के सिद्धांत हैं, जिस आधार पर भारत का निर्माण हुआ, वो निर्माण का बिंदु एक स्थान पर सबको जाकर एक ही प्रकार से मिलेगा, और सबके पास एक सिद्धांत, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष की थ्योरी बता दी। अब वो कहता है, मैकाले से प्रश्न, मैकाले स्मिथ रखता है, तो स्मिथ से प्रश्न सांसदों ने पूछना शुरू किया। स्मिथ से प्रश्न करता है कि एक बात ये बताओ कि ये सब कुछ ऐसा इतने लंबे समय तक चल कैसे रहा? तो उन्होंने कहा कि यहां गुरुकुल व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा कि 800 वर्षों से जब मुसलमानों का शासन भारत पर है, तो इन गुरुकुल में फंडिंग कौन करता है? और जब लूट रहे हैं मुसलमान, जब मुसलमान लूट रहा है, तो इस लूट में ऐसा क्या है कि उस लूट के बावजूद ये विद्यालय चल रहे हैं? तो मैकाले कहता है कि इनमें धन की आवश्यकता ही नहीं है,
इनके स्कूलों में, विद्यालयों में, गुरुकुलों में। क्या है फिर? बोले ये तो सीनियर जूनियर चलते हैं, जो ऊपर की कक्षा में है वो नीचे वाले को पढ़ाता है, नीचे वाला अपने नीचे वाले से, सब केवल समय देते हैं। और एक कुलाधिपति होता है, वो गांव में ही कहीं विद्यालय खुला हुआ, वहां कुलाधिपति वो अकेला रहता है अपने परिवार के साथ, और सब समय देते हैं यहां पर सुबह से शाम तक, और उतने में ही ये संस्कृति विकास हो जाता है और यहां धन की आवश्यकता होती ही नहीं। जहां धन नहीं वहां सिद्धांत है, तो सिद्धांत और धन दोनों में से एक चलेगा। सिद्धांत के आधार पर धन चलेगा तो फिर राष्ट्र अक्षुण्ण रहेगा, और धन के आधार पर सिद्धांत बनेंगे तो राष्ट्र टूटेगा। हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि सिद्धांतों में जितनी पूंजी की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता अनुसार पूंजी लगाना, पूंजी के आधार पर सिद्धांत नहीं बनाना। अब इन सिद्धांतों पर, इन वैल्यूज पर भारत का निर्माण कर लीजिए। अब इस पर चला दीजिए गाड़ी समय समय पर। जैसे ही भटकाव आएगा, भटकाव कैसे आएगा? घनानंद, नंद वंश का शासन था, मगध में राजगद्दी बैठती थी और घनानंद लोलुप हो गया था। जो पण, उस समय की करेंसी जैसे रुपया चलता वैसे पण होता था, पण दिया जाता था सभी राज कर्मचारियों को, और राजा भी वेतनभोगी था। इसी को अभी मोदी जी ने जो कहा ना कि हम संसार के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं और हम गणतंत्र सबसे पुराने हैं, हम मदर ऑफ गणतंत्र हैं। हम, ये जो डेमोक्रेसी है इसकी मां अगर कहीं है तो भारत है। 5000 साल का तो लिखित इतिहास है। तो क्या है? गणतंत्र होगा तो यहां पर शासक जो बैठेगा वो भी वेतनभोगी होगा। तो घनानंद वेतनभोगी था, उसको भी वेतन मिलता था। तो वो क्या करता था, अपने जो उसका राजस्व देखने वाला मंत्री था वो उसमें से एक पण सभी की सैलरी में से निकाल लेता था और हर महीने वो धन इकट्ठा कर लेता था। घनानंद वो धन अपने वाहन में, उसमें घोड़े पर लेकर, रथ पर लेकर गंगा जी के किनारे महीने में एक बार जाता था। सारथी उसका गायब हो जाता था। जिस सारथी को वो लेकर जाता था वो सारथी मिलता नहीं था। तो शट्टार नाम का एक मंत्री था, उससे एक सारथी की मां ने कहा कि भाई सारथी हमारा गायब है, बेटा मेरा गायब है, और राजा कोई जवाब नहीं दे रहा। तो वो पीछे लगा ढूंढना, तो पता लगा कि वो राजा के साथ गया था गंगा जी पे। तो पता उसने और पता करना शुरू किया, तो पता लगा कि हर महीने राजा वहां जाता है और वो सारथी गायब हो जाता है। तो संशय दिमाग में आया, उसने ढूंढना शुरू किया। पता लगा कि राजा धन की चोरी करता है। अपनी जो उसका वेतन मिलता है वो तो लेता ही है, वो सबके वेतन में से एक पण निकाल कर रख लेता है और कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि भारत धन के आधार पर नहीं चलता, भारत आवश्यकता के अनुसार चलता है। और आवश्यकता राजा तय करता था, राजस्व विभाग तय करता था कि इस समय मेरे पास कितना धन है, उस धन के आधार पर कितना देना। तो जो मिल गया तो सोचा कि भाई इतना ही होगा, उसी में से मिल गया हमको भी। इसलिए किसी ने प्रश्न नहीं किया कि कम क्यों की ज्यादा क्यों। तो शट्टार ने जब ढूंढना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि राजा तो धन की चोरी करता है। उसने चाणनी को बताया। चाणनी से मतलब चाणक्य के पिता। चाणक्य के पिता वहां के राजगुरु, जो जनता के बीच में रहते, गुरुकुल चलाते हैं। गुरुकुल ने आह्वान किया कि घनानंद सही से नहीं चलेगा तो घनानंद को अब सीट से हटाना पड़ेगा। तो गुरुकुल, जो मैं कह रहा हूं कहां से चलती है सत्ता, राजा बैठा, लेकिन गुरुदेव नीचे से कह रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से राजा भटक गया है, और अगर राजा सिद्धांत से भटक गया और उसके मंत्री उसके साथ भी हैं तो भी राजा को अपने पद पर रहने की, उसको जाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में घनानंद ने चाणनी को फांसी पर लटकवा दिया। चाणक्य वहां से भाग गया, क्योंकि घनानंद तो अब क्रूर हो चुका था। उसको लगा जो सिद्धांत तय करते हैं इनको मारना जाएगा तभी होगा। गुरुकुल खत्म कर दिए। अब वो चाणक्य बड़ा हुआ, उसने चंद्रगुप्त तैयार किया, फिर गुरुकुल से ही तैयार हुआ। चंद्रगुप्त तैयार किया, चंद्रगुप्त के साथ वो सेनाएं जो
राजा के द्वारा प्रताड़ित लोग थे, जिनको वनवास दे दिया गया था, जिनको अज्ञातवास दे दिया गया था, वो सब इकट्ठे किए और फिर सत्ता बदली। आपको पता है कि चंद्रगुप्त ने 2 बार इस्तीफा दिया। वो चाणक्य को कहता था ये जरिए तुम्हारी धर्मशाला में चला, अब चला तो क्यों? तो चाणक्य पूछता क्यों? बोले मैं राजा हूं या कर्मचारी हूं? आपने मुझे 3.5 घंटे सोने के लिए दिए और बाकी सब समय सुबह 3 बजे ये करना है, 4:30 बजे वो करना है। 24 घंटे को 16 भागों में बांटा। उन 16 भागों में से 3 भाग राजा के अपने और बाकी के 13 भाग राज्य के काम के लिए, और अपना कुछ नहीं। और राजा वेतन भोगी, अपनी इच्छा से कोई निर्णय भी नहीं ले सकता। निर्णय भी लेना है तो दरबार में करना है। इसके लिए उसने एक पुस्तक लिख दी जिसको आप अर्थशास्त्र कहते हैं। संभवतः आधुनिक भारत में पहली लिखित संवैधानिक पुस्तक अर्थशास्त्र थी, और उस अर्थशास्त्र के आधार पर आज भी विश्व की डेमोक्रेसियां चलती हैं, जो चाणक्य ने लिखी थी। उस अर्थशास्त्र के आधार पर जब चलना है तो राजा का मतलब कुछ नहीं। अब चंद्रगुप्त जब छोड़कर चला तो उसने कहा नहीं, तुम राजा हो, तुम ही अगर प्रदर्शन गड़बड़ करोगे तो क्या घनानंद हो जाओ? घनानंद हो जाओगे तो देश कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा? ऐसी व्यवस्था की। अब भारत के इतिहास में जिस समय मध्यकाल खत्म होता है, मध्यकाल से मतलब है कि भारत के 3 हिस्से हुए, प्राचीन में जिसको काउंट करते हैं, भारत के 3 हिस्से हुए। एक हिस्सा आंध्र सातवाहन वंश चलाता था, जिसको आप आज आंध्रा कहते हैं। वहां पर राजधानी होती थी शातकर्णी, गौतमीपुत्र शातकर्णी, ऐसे आपने नाम सुने होंगे। वो पूरे दक्षिण भारत पर शासन करता था। एक पाल वंश हुआ जो कामरूप, आज का असम, वहां पर सत्ता बैठती थी, और एक सत्ता यहां कन्याकुब्ज, कन्नौज में बैठती थी। और कन्नौज का शासक गौरी के हाथों बिक गया पृथ्वीराज के चक्कर में, जिसको जयचंद कहते हैं, बिक गया। और ये कभी नहीं हुआ, 3 शासक थे, लेकिन तीनों झगड़ा किस बात पर करते? इस बात पर कि तुम्हारे राज्य में फला फला जगह पर व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए मैं व्यवस्था सही करूंगा, इस राष्ट्र का काम करना मेरा दायित्व है। इसलिए नहीं कि मैं राजा हूं, मैं कब्जा कर लूंगा, नहीं, मुझे सही करना। ये गलत चल रहा है आपके। तीनों लड़ते और 300 वर्ष तक लड़े, लेकिन किसी विदेशी शक्ति से ना सहयोग लिया, ना विदेशी मानसिकता आने दी, और ना ही सिद्धांतों पर कोई समझौता इन्होंने किया। लेकिन जिस दिन कन्नकुब्ज के राजा ने समझौता किया, गौरी भारत में घुसा, मुसलमानों की एंट्री हो गई। फिर भी एंट्री होने के बाद भी हमने सिद्धांत नहीं छोड़े। हमने, ये लोगों ने कहा कि पृथ्वी चपटी है, मुस्लिम शासक आए कि उनकी किताब में लिखा था पृथ्वी चपटी है, ऐसी प्लेट है। शासक बन गए, तलवार दिखाई और कहा हम ही सही कर रहे हैं, हमारे लोगों ने सिर कलम करवाया, लेकिन धरती को चपटी कभी नहीं माना। अंग्रेज आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगाता है, वो हमारे ऊपर शासन करते रहे, हमने कभी नहीं माना। हमने अपने पूर्वजों पर जो विश्वास किया, वो विश्वास कभी टूटने ही नहीं दिया। हमने कहा सारे इतिहास तुमने फाड़ डाले, सारे ग्रंथ मेरे फाड़ डाले, सब कुछ तुमने समाप्त कर दिया हो, लेकिन मेरे पूर्वज जो कर गए उन पर मुझे अटूट विश्वास है, उसमें रत्ती मात्र भी कोई फर्क नहीं होगा उनकी वाणी में। इसलिए ज्योतिष शास्त्र, आप सोचकर देखो, विज्ञान आज भी वो लगाते हैं बहुत सारे टेलीस्कोप, ये वो, और पता करते हैं इस दिन ग्रहण पड़ेगा। आप अपना शास्त्र उठाकर देखिए, आज से 1000 साल बाद कौन सा ग्रहण किस समय पड़ेगा वो बता देगा। 1000, आज के अगले साल का नहीं, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल आगे देखिए और पीछे देखिए, और वो बता देगा कि इस समय इस ग्रह का इसके ऊपर अतिक्रमण होगा, और ये ऐसा होगा, और ये रेजें साथ में आएंगी, और उसका उपाय, गर्भवती स्त्री बाहर नहीं निकलेगी, गर्भवती गाय बाहर नहीं बांधी जाएगी, उसके ऊपर गेरू का लेप लगाएंगे। ये छोटी छोटी विधियां जो कोई मेडिसिन नहीं है,
क्या ऐसा विज्ञान आज भी है जो ये बता देता हो कि ग्रहों के आधार पर इस व्यक्ति का इस समय ऐसा ऐसा स्वभाव होगा? वो गणना हम भूल गए कैसे निकाली गई, उसके पीछे के बहुत सारे मूल फाड़कर फेंक दिए गए, नालंदा में आग लगा दी, तक्षशिला समाप्त कर दी, काशी को ध्वस्त कर दिया, फिर भी वो पंचांग हमारे घरों में बचा था। उस पंचांग के आधार पर ही हम आज भी कैलकुलेशन करते हैं। हमारे गांव में घरों में महिलाएं पंचांग देखकर बताती हैं आज ग्रहण इतने बजे लगेगा और इतने बजे खत्म होगा, और वो उसके लिए दुनिया का करोड़ों डॉलर खर्च करके पहाड़ियों के ऊपर वो दूरबीन लगाकर देखते हैं, भैया इतने बजे आएगा, इतने बजे हो रहा है, इतने बजे वैसे हो रहा है। हमारे यहां पूछ लीजिए, कोई टेलीस्कोप लगाने की जरूरत नहीं, पंचांग खोलकर देख लो। उस विज्ञान का पौधों पर क्या फर्क पड़ेगा, पृथ्वी पर क्या फर्क पड़ेगा, बारिश पर क्या फर्क पड़ेगा, बादल पर क्या फर्क पड़ेगा, इंसान पर क्या फर्क पड़ेगा, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह कब क्या करेगा, ये सब कुछ कालगणना है। क्या खाओगे तो क्या हो जाएगा और क्या नहीं खाओ तो हमने तय किया कि किस समय क्या भोजन करना है, किस दिन क्या भोजन करना है और इन राशियों में कैसा भोजन करना, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई, मूल में बच्चा पैदा हो गया तो क्या करना। केवल समस्या नहीं, उसके उपाय बताए। और उपाय कैसे? इंग्लैंड से वैक्सीन बनाकर नहीं लाना। क्या बताया? भाई वो खड़िया ले आओ ऐसा लगा लो, गेरू ले आओ तो वो चिपड़ लो, गाय का गोबर ले आओ उसका ऐसा कर लो। देखो छोटी छोटी बात है। विज्ञान अगर सर्वस्पर्शी नहीं है, आपके प्रत्येक व्यक्ति को अगर वो धन की आवश्यकता विज्ञान की पड़ती है, विज्ञान की रिसर्चों से, तो वो विज्ञान नहीं है, वो व्यापार है। विज्ञान का मतलब यह हो गया कि मुझे पता होना चाहिए कि इससे मेरे पास जो संसाधन है उससे समस्या का समाधान कहां होगा। ऐसा हमारे पूर्वजों ने काल गणना करके आपको देकर गए। सब कुछ समाप्त होने के बावजूद आज भी भारत का विज्ञान विश्व उसको धता नहीं बता पाया। शूरवीरों की कथा अगर सुनेंगे तो शूरवीर, मुगलों का शासन था, आदिल शाह की सल्तनत थी, शिवाजी महाराज को समझ में आया कि मेरी माताओं बहनों के साथ गलत करने वाले लोग हैं, इनको हटाना है, और उन्होंने कल चर्चा सत्र में मैंने उस पर चर्चा की थी कि कैसे संगठन खड़ा कर दिया और हिंदवी स्वराज स्थापित कर दिया। जिस समय राजपूतों में से कुछ राजपूत अकबर के साथ मिल गए, उस समय भी महाराणा प्रताप का सगा वो सौतेला भाई मिल गया, मुगलों के साथ सत्ता से बाहर रहना पड़ा, सिद्धांतों पर समझौता नहीं किया, रोटियां घास की खाई, लेकिन उनको अक्षुण्ण शासन नहीं करने दिया। मुगलों के शासन के दौरान भी संस्कृति को बचाने के लिए तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे। दुनिया का प्रेशर था, लेकिन रामायण मुगलों के शासन के समय लिखी गई। रामायण, रामचरितमानस। क्यों? क्योंकि संस्कृत विस्मृत हो रही थी, गुरुकुल बंद कर दिए गए थे, गुरुकुल समाप्त हो गए, फिर भी अब भाषा कौन सी है? भोजपुरी आती है आपको, अवधी आती है, तो अवधी में लिखी। जो रामायण हजारों वर्ष पहले वाल्मीकि ने लिखी संस्कृत में, उसका रूपांतरण कर दिया और कहा अगर संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो एक ना एक दिन भारत को हम बचा ही लेंगे, भले ही अकबर का शासन यहां महान बन चुका हो। उसी समय सूरदास जी लिख रहे थे, रसखान लिख रहे थे, कितने राइटर, सूर, कबीर, तुलसी, सब उसी समय हुए, लिख रहे थे, अपने अपने तरीके से लिख रहे थे। देश में वो पोइट्री गा रहे थे। वीर रस कैसे पैदा हो, उसके लिए आदा उदल की कथा गांव गांव में कही जा रही थी, आलाप पढ़ी जा रही थी। आप सोचो कि कैसे वीर रस है लोगों के अंदर से, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस शासन की वजह से कमजोर हो जाएं, उनको डर लगने लगे और ये हो जाए कि नहीं अब शासन बंदूक की दम पर चलता है, तलवार पर चलता है और हम कुछ नहीं रहे। तब उस समय आला लिखी गई। अब सोचो कि लिखने वाले ने क्या लिखा होगा कि आला खेलने वाले लोग ढाल रख कर ना बैठे तो सामने वाला तलवार से उस पर वार करते, और आला सुनने वाले लोग जिनको आला की लत लग जाती थी वो 100-100 किलोमीटर साइकिल चलाकर आला सुनने जाते हैं आज भी।
पता नहीं आपके यहां होती कि नहीं होती, लेकिन ऐसे लोक गीत, ऐसे लोक ग्रंथ भारत के कोने कोने में अलग अलग जगह पर हैं। क्योंकि आल्हा का जो पूरा जीवन काल रहा वो कन्नकुब्ज में रहा, यानी कि कन्नौज उनकी स्थली रही। तो कन्नौज, बांदा, हमीरपुर, ये यहां पर आला पड़ी जाती है। आप राजस्थान जाएंगे तो महाराणा प्रताप के नाम से कुछ चल रहा है, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो शिवाजी महाराज के नाम से कुछ चल रहा है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो हमको संस्कृति दी, वो संस्कृति हम बचाकर रखे, वो संस्कृति हमारी बरकरार रहे, इसके लिए हमने पूर्ण प्रयत्न किया। और अतीत बताया, कैसा अतीत? विश्व गुरु भारत। किस आधार पर? किसी भी आधार पर आपके पास क्या इतिहास चाहिए, कौन सा साक्ष्य चाहिए, उस साक्ष्य के आधार पर भारत सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है। कैसे? तो एक पुस्तक हिस्टोरिका लिखी, पहली प्लेस ऑफ एस्थीनिया हमको मिल गई। उसने बताया कि अरे भाई, संसार भर अगर कहीं देखता है तो वो भारत की तरफ देखता है, ये सोचता है भारत में अगर किसी प्रकार प्रवेश मिल जाए तो माला माल हो जाओगे, वहां अगर चपरासी भी काम कर लेगा तो भी माला माल हो जाएगा। पूरा विश्व, जब ये कथाएं विश्व के कोने कोने पे गई तो पूरा विश्व भारत की तरफ भागा कि ऐसा भी कोई देश हो सकता है जो सोने की चिड़िया। किस आधार पर सोने की चिड़िया? माताएं बहनें 2-2 किलो सोना पहनकर घूम रही है। जिनके पास सोना देखने को ना हो, वहां घर में हर व्यक्ति मालूम पड़ा 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे लटकाए घूम रहा है। ये खड़ुए मोटे मोटे, ये गले में पहने बड़े बड़े बाले, कमर की पेटी देही में जहां भी अटक सकता था सोना, जहां रुक सकता था वहां पहना दिया। बोले बाजू में रुक सकता है, यहां रुक सकता है, उंगली में रुक सकता है, गले में, नाक में, कान में, सिर पर, पेट में, पैर पर, जहां रुक सकता है वहां सोना रोको, इसको सोने से लाद दो। मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को खड़ा करके सोना ऊपर से डाला जाए पिघलाकर, जहां जहां रुक सकता है तो सोना उतना धारण कर ले, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। ऐसा भारत। और संस्कृति संस्कार कि सोना पहनकर घूमती हैं माताएं बहनें और कोई दूसरे के सोने की तरफ देखता भी नहीं। जिस समय इंग्लैंड में यह चल रहा था कि स्त्री और पुरुष का जन्म तो सिर्फ भोग करने के लिए हुआ है, बच्चों की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, वहां कॉन्वेंट खोले गए। उस समय भारत में पूरे परिवार छोड़ दीजिए, रिश्ते नातेदार और भारत के एक एक व्यक्ति, एक एक गरीब, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हमारी है, ऐसा हमारे पूर्वजों ने तय किया। उन्होंने तय किया कि ये गुरुकुल जो चलेंगे, ये गुरुकुल कैसे चलेंगे? ये पूरा गांव मिलकर जो वहां मड़ी पर बैठा गुरु होगा उसको जाकर दान करेंगे, उसी को भोजन करवाएंगे, तीज त्योहार पर उसको भोजन देंगे, जाके वस्त्र देंगे और पूरा खर्चा ये पूरा गांव उठाएगा। उसको अभाव नहीं होना चाहिए। अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होगी? एक स्थान से दूसरे स्थान पर विज्ञान कैसे जाएगा? क्योंकि एक गुरुकुल से दूसरे गुरुकुल विज्ञान तो भी तो जाना चाहिए। आज हमारे गांव में कोई रिसर्च हो गई, हमारे गांव वाले उसको स्वीकार कर चुके, दूसरे गांव में कैसे जाएगा? तो साधु भेष रखकर लोग तैयार हुए, उन्होंने कहा हम जाएंगे। तो एक गांव में एक साधु जाता तो गांव में जैसे ही घुसते तो पूरा गांव उन पर समर्पित हो जाता और ये कहता कि ये आए हैं तो कुछ लाए होंगे, क्योंकि ये विश्व भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है सिर्फ इस बात के लिए कि ये हमको समृद्ध करेंगे। तो उसको आते ही उसके चरण वंदना करना, उसको कुछ समय यहाँ रोकना और जो दूसरी जगह से वो लेकर आया वो हमको बताएगा और हमारे पास कुछ नया हुआ तो सीख कर जाएगा और आगे वाले गांव में दे देगा। इस प्रकार टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कोई सेमिनार करने की जरूरत नहीं है। साधु आते रहेंगे और गुरुकुल घूमते रहेंगे और गांव की जिम्मेदारी होगी कि उस साधु को लाएं और उसको वहां तक पहुंचाएं, उसके सुख दुख की चिंता करें। तब हमने कहा कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। साधु मतलब देश हित के लिए ये छोड़ आया, संस्कृति का विकास करने वाला है। अगर किसी गांव में किसी स्थान पर कोई समस्या आ गई है तो उस समस्या को दूसरे गांव में बताएगा, जाके वहां से क्षत्रिय रूप धारण करे लोग उस गांव की मदद करने आएंगे, एक दूसरे में भाईचारा पैदा होगा।
विवाह कैसे होंगे। ये साधु एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा, दो परिवारों की संस्कृतियों को देखेगा और कहेगा तुम्हारा विवाह फला घर में हो सकता है, एक लड़की मैंने देखी है और उसने कह दिया ये विवाह मैंने तय कर दिया, का मतलब कोई उसका विरोध करने वाला नहीं, हो गया। और जाएंगे तो कैसे जाएंगे, गांव के लोग जाएंगे, एक महीना तक वहां रहेंगे, एक महीना आराम करेंगे। कब? जब फसल में ज्यादा काम नहीं है, उस समय पूरा गांव बैलगाड़ियां अपनी इकट्ठी करेगा, अपना सामान ला देगा, दूसरे गांव में जाएगा, वहां की भी व्यवस्था करेगा और एक महीने तक तसल्ली से रहेंगे। दोनों गांव आपस में संस्कृतियां मिलाप करेंगे और मिलाप करने के बाद बहू लेकर आ जाएंगे, ताकि बहू परिवार के साथ अपने घर में भी रह ले और हमारे जो बारात गई है, दूल्हा गया है, वो भी वहां एडजस्ट हो ले। दोनों संस्कृतियों में अगर कोई थोड़ा सा भी फर्क है तो भविष्य में वो काउंट ना करें, वो ये मान के चले कि इसके घर में ऐसा होता है, इसलिए इसको हमें सही करना और दोनों आपस में ठीक हो जाए। लोगों ने सती प्रथा बता दी, हमारे पूर्वजों ने हर एक चीज को एस्टेब्लिश करके रखा। सती का मतलब होता था कि एक मां, एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई, वो पति की चिता पर जाकर आह्वान करती थी कि अब मेरा पति जा चुका है, मेरी सुरक्षा कौन करेगा। और अगर मेरे इस वंश में जो यहां पति की अंत्येष्टि करने आए, इनमें से एक भी व्यक्ति मेरी सुरक्षा करने का जिम्मा नहीं लेता, तो क्यों ना मैं मर जाऊं इसी अग्निकुंड में। क्या हमारी संस्कृति इतनी खराब हो चुकी है कि हमारी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी कोई नहीं ले सकता? अब बताओ, मेंटेनेंस का मुकदमा क्यों डालना, कोर्ट में मेंटेनेंस का मुकदमा क्यों डालना? क्योंकि तय कौन करेगा? संस्कृति तो खत्म करते जा रहे हो, संस्कारों से विरत होते जा रहे हो। वहां पर पूरा परिवार इकट्ठा था अंत्येष्टि के समय पर, तो बेटा कहेगा मैं अभी जीवित हूं, भाई कहेगा मैं अभी जीवित हूं, देवर कहेगा मैं जीवित हूं, गांव वाले कहेंगे हम भी जीवित हैं। मां तुम क्यों चिंता करती हो? तय हो गया कि आखिर ये क्या, इनका क्या होगा। अब बताओ, इस प्रकार के मुकदमे करने की कोई आवश्यकता है? इनका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? जब दो गांव इकट्ठे मिलकर एक महीना तक विवाह किया था, तो अब ये कौन तय करेगा इनका विवाह हुआ भी कि नहीं हुआ? कि एविडेंस लाओ, फोटो दिखाओ, फलाना करो, ढिमाका करो। संस्कृतियों में डिफरेंस है, उन संस्कृतियों के डिफरेंस को समाप्त कौन करेगा? ये हमारे पूर्वजों ने सैद्धांतिक रूप से तय किया। इसलिए समय समय पर भारत में शूरवीरों ने जन्म लिया। किसी भी प्रकार की समस्या आई, अगर कोई विदेशी आक्रांता ने भारत पर हमला किया, तो भगवान राम वनवासी रूप धारण करके लंका पर चढ़ाई कर देंगे, बिना अस्त्रों शस्त्रों के भी। सिद्धांतों के आधार पर वहां की जनता को इकट्ठा करके उन्हीं के साथ मिलकर और रावण को ध्वस्त करेंगे। भले ही वो अपने आप को कहता हो कि मैं परम विद्वान हूं, लेकिन विद्वानता का इस्तेमाल अगर संस्कृति को बचाने के लिए नहीं करेगा तो उसका वध होना अनिवार्य है। कोई नहीं कहेगा, आजकल चल रहा है बहुत कि राम सिंह थे, वो आजकल चल रहा ना बहुत, राम सिंह थे और रावण विद्वान था, महाब्राह्मण था। क्या है? कोई नहीं कह रहा राम सिंह थे, भगवान राम थे। मानवता के कल्याण करने के लिए विद्वान रावण को भी मरना पड़ा। विद्वानता अगर वो भारतीय संस्कृति के लिए काम नहीं आ सकती, तो ऐसी विद्वानता को समाप्त करना, वध करना हमारा काम है। परिवार के अंदर अगर क्लेश हुआ, तो दूसरा बड़ा इलस्ट्रेशन ग्रंथ रखा हुआ है, जिसमें सरकार कैसे चलेगी, युद्ध नीति देखनी है, विदेश नीति देखनी है, तो आपको रामायण पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपको प्रशासन देखना है, राजतंत्र देखना है और तंत्र देखना है, तो महाभारत पर जाना पड़ेगा। उसमें सिद्धांत लिखे उसने, क्या राजा का दायित्व, क्या जनता का दायित्व, क्या बीच के व्यक्ति का दायित्व, कौन राजा, क्यों राजा, सिद्धांत क्या, रिलेशन क्या, युद्ध क्या। महाभारत का बड़ा युद्ध कर दिया। और महाभारत, ऐसा कहते हैं कि जिसने महाभारत पढ़ ली, वो कोई छोटा मोटा अगर उसने केवल पढ़ ली तो चाणक्य की उपाधि धारण कर लेता है, क्योंकि प्रशासन के, राजनीति के एक एक गुण को अगर कहीं बताया तो वो महाभारत में बताया। हमारे पूर्वजों ने आपके लिए क्या नहीं रखा। मुगलों ने समाप्त किया, अंग्रेजों ने समाप्त किया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमारे इतिहास में ऐसी व्यवस्था भी करके रखी कि आप केवल उसको पढ़ लेंगे तो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में पीछे नहीं रहेंगे। सिर्फ समर्पण की आवश्यकता है, सिर्फ एक बार उसको पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। यह भारत का गौरवशाली इतिहास।
मुझे लगता है कि इस इतिहास को हम सबको, संघ ने ये बेड़ा उठाया कि हम भारत के इतिहास को अपने लोगों को बताएंगे और ये लोग ही भारत को विश्व